चलिए अब शुरू करते हैं। नॉट नंबर तक हो गया था, डेका पॉइंट्स वगैरह सब बता दिया था। अब जो हमें पढ़ना है वो है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या भला है ये भी देख लेते हैं। यानी इफेक्टिव फोर्स ऑन अ बॉडी फॉलिंग इन अ लिक्विड। effective force on a body falling in a liquid या falling through a fluid, falling through a fluid। चलिए, आपने कभी नोटिस किया कि आसमान से जब बारिश की बूंदें आती हैं इतनी ऊंचाई से आती हैं कि अगर वो उतनी ऊंचाई से प्रॉपरली अगर गिरें तो आपकी खोपड़ी पे आके जब वो टकराएंगी तो बहुत भयंकर चोट देंगी आप। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। मतलब नॉर्मली अगर हम थोड़ी हाइट से किसी बॉडी को गिराते हैं तो इतना ज़्यादा स्पीड एक्वायर करके नीचे आती है कि क्या कहने, है ना। लेकिन अगर यही बारिश की बूंदों की बात करी जाए तो उतनी स्पीड से हमारे शरीर पे आकर नहीं टकराती है। वाई सो? पीछे कारण क्या है इसका? तो कारण है इसका विस्कस फोर्स। मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा हो क्या रहा है। आपको पूरा सिनेरियो इसका देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली समस्या किस जगह पे है। ठीक है, तो होता यूं है, मान लीजिए कि ये लिक्विड है या कोई फ्लूइड है। अगर बारिश की बूंद माने तो ये हवा है, ठीक है। अगर कोई सॉलिड बॉल माने तो एक ऐसा सिलेंडर है जिसमें बहुत सारा लिक्विड भरा हुआ है। मान लेते हैं जिस समय हमने बॉडी को यहाँ से रिलीज़ किया, ये स्फेरिकल बॉडी है, रिलीज किया तो केवल एक ही फोर्स जो इस पे काम कर रहा है वो है इसका वेट W। लेकिन जैसे ही ये बॉडी इस लिक्विड में थोड़ा नीचे आ जाएगी, सेम साइज का मानिएगा, तो वेट तो उतना ही लगेगा, लेकिन इस बॉडी में अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स भी काम करना शुरू कर देगा जिसे हम कहेंगे विस्कस फोर्स। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया कि लिक्विड में अपोजिट डायरेक्शन में मोशन, भाई बॉल तो इधर आ रही है ना, बॉल नीचे जा रही है, तो मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स काम करने लगता है जिसे हम कहते हैं विस्कस फोर्स। और ये विस्कस फोर्स उतना ही ज़्यादा होता जाएगा जितनी स्पीड बढ़ती जाएगी। और ऑब्वियसली वेट की वजह से, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी। तो जैसे जैसे स्पीड बढ़ती चली जाएगी तो जो बॉडी का वेट है वो तो उतना ही रहेगा, लेकिन विस्कस फोर्स इतना हो जाएगा कि वो एक वक्त बड़ा बढ़ते वेट की वैल्यू के बराबर हो जाए। बहुत ध्यान सुनिएगा, जब शुरुआत हुई तो उस वक्त बॉडी पे सिर्फ वेट काम कर रहा था। वेट की वजह से, यानी ग्रेविटी की वजह से वो फॉल करना शुरू हुआ। यानी इस समय इसकी वेलोसिटी 0 थी और यहाँ पे आके इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो गई। और जब ये वेलोसिटी हो गई तो थोड़ी वेलोसिटी आने से अपोजिट डायरेक्शन में थोड़ा सा विस्कस फोर्स काम करने लगा। थोड़ी वेलोसिटी आ जाने से थोड़ा सा विस्कस फोर्स काम करने लगा, ठीक है। और एक वक्त वेलोसिटी बढ़ते इतनी वेलोसिटी हो गई, ठीक है, जिस वेलोसिटी पर अभी हम नाम बता रहे हैं इसका, उस वेलोसिटी पर इतना विस्कस फोर्स बढ़ गया। नहीं समझे? पहले वेलोसिटी 0 थी तो विस्कस फोर्स 0 था, फिर थोड़ी वेलोसिटी बढ़ी तो विस्कस फोर्स बढ़ा, फिर एक ऐसी वेलोसिटी अचीव हो गई जिस वेलोसिटी पर आने पर विस्कस फोर्स इतना हो गया कि वो वेट के बराबर हो गया। ऐसी वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। आई बात समझ में?
यानी जब कोई बॉडी किसी फ्लूइड के थ्रू गिरती है, जब कोई बॉडी किसी फ्लूइड में गिरती है तो बॉडी जैसे जैसे नीचे आती चली जाती है वैसे वैसे उसकी स्पीड बढ़ती चली जाती है। स्पीड बढ़ने की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में विस्कस फोर्स बढ़ने लगता है। एक वक्त ऐसा आता है कि इतनी वेलोसिटी हो जाती है कि विस्कस फोर्स की वैल्यू और वेट की वैल्यू बराबर हो जाती है। यानी इस मूवमेंट पे अगर कहा जाए तो नेट फोर्स कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स को कैंसिल कर देता है। ठीक है, इस स्थिति में बॉडी इसके बाद जो बॉडी होती है वो हमेशा इतनी ही वेलोसिटी से लगातार चलती रहती है और फर्दर इसकी स्पीड नहीं बढ़ती। जो समझदार लोग होंगे वो समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि बारिश बादल से गिरी, बारिश का बूंद, ठीक है, और ये हवा है मान लीजिए। जैसे जैसे बारिश की बूंद की स्पीड बढ़ती गई वैसे वैसे हवा ने विस्कस फोर्स लगाना शुरू किया और एक वक्त ऐसा आ गया कि विस्कस फोर्स और वेट बराबर हो गए। इस वक्त जो वेलोसिटी थी उसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं और इस वक्त यहाँ पे टोटल फोर्स हो गया 0। ठीक है, तो टोटल फोर्स हो गया 0, इसका मतलब इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम में बॉडी अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहती है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अगर फोर्स नहीं है, फोर्स 0 है, तो इसका मतलब अगर बॉडी पहले से रेस्ट में है तो रेस्ट कंडीशन में ही रहती है और अगर बॉडी पहले से मूविंग कंडीशन में है तो उसी वेलोसिटी से लगातार वो मूव करती रहती है। यानी कि इस मूवमेंट के बाद, जिस वक्त विस्कस फोर्स ने वेट को बैलेंस किया, इस मूवमेंट के बाद बॉडी लगातार मूव करती रहेगी लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी। ठीक है, इस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि जो बारिश की बूंद है वो नीचे आने, इतनी हाइट से नीचे गिरने के बावजूद भी हमारे शरीर पे जब गिरती है तो घाव क्यों नहीं करती। आई बात समझ में? ठीक है, तो माय डियर अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, इंटरेस्टिंग, होपफुली मैं क्लियर हूँ आपको। यहाँ से यहाँ तक का सिनेरियो अलग है और यहाँ से आगे तक का सिनेरियो अलग है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स काम कर रहा है वो विस्कस फोर्स है और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, माइनस का ईटा ए अपॉन इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। ठीक है, ये होता है विस्कस फोर्स का फॉर्मूला। लेकिन माय डियर जब कांस्टेंट वेलोसिटी से टर्मिनल वेलोसिटी से बॉडी चलने लगती है उस वक्त भी विस्कस फोर्स लगता है। ऐसा नहीं है कि अब विस्कस फोर्स नहीं लग रहा है, अब भी विस्कस फोर्स लग रहा है और वेट काम कर रहा है, लेकिन अब हमेशा क्या रहेगा, दोनों बराबर रहेंगे, ना कोई कम ना कोई ज़्यादा। इस वक्त जो विस्कस फोर्स लगता है वो होता है 6 पाई ईटा आर वी टी। समझे? यानी कि एक बार जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेती है, या ये कहें कि एक बार जब बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी गेन कर लेती है तो उसके बाद उसके ऊपर जो विस्कस फोर्स काम करता है वो विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा आर वी होता है और इसी फॉर्मूले को कहा जाता है स्टोक्स लॉ। इसी को कहा जाता है स्टोक्स लॉ। और ये जो वीटी है यहाँ पे, इसका नाम भी मैं मेंशन कर देता हूँ, इसे कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। यानी समझदार बच्चे की तरह बिहेव करो और कंडीशंस को याद करो। ठीक है, अगर बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर चुकी है तो फिर विस्कस फोर्स का फॉर्मूला ये नहीं लगा सकते हैं, आपको ये लगाना पड़ेगा। और अगर टर्मिनल वेलोसिटी अभी तक गेन नहीं करी, मतलब ये है बाउंड्री लाइन, है ना, ये है बाउंड्री लाइन, इस बाउंड्री लाइन के ऊपर अगर बॉडी अभी है यानी उसने टर्मिनल वेलोसिटी को गेन नहीं किया है, ठीक है, तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला ये रहेगा, अदरवाइज ये हो जाएगा। आई बात समझ में? तो क्लियर है? मैं दोबारा बोलता हूँ, जब बॉडी रेस्ट कंडीशन में थी, हमने इसको जस्ट ड्रॉप किया था तो उस समय कोई विस्कस फोर्स नहीं था, केवल वेट काम कर रहा था। वेट की वजह से बॉडी लगातार नीचे आएगी स्पीड को बढ़ाते हुए, तो नियम के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा उतना ज़्यादा विस्कस फोर्स बढ़ेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में माइनस साइन अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है, तो स्पीड बढ़ती रहेगी ग्रेविटी की वजह से, विस्कस फोर्स भी लगातार बढ़ता रहेगा और एक वक्त ऐसा आ जाएगा जब विस्कस फोर्स और वेट की वैल्यू बराबर हो जाएगी। ये जिस वेलोसिटी
पर ऐसा होता है उसे टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इसके बाद लगातार फोर्स हमेशा बैलेंस ही रहता है और वेलोसिटी की वैल्यू आगे कभी चेंज नहीं होती और बॉडी लगातार इसी स्पीड से ज़मीन पे आके टकराएगी या बेस पे आके टकराएगी। जब बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर लेती तो उसके पास जो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला लगता है वो स्टोक्स लॉ कहलाता है 6 पाई ईटा आर वी टी। आई बात समझ में? ठीक है, ये आपका स्टोक्स लॉ हो गया। ठीक है, अब आपको टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करा देते हैं। इसमें हमने एक चीज़ एज्यूम करी है, जरा ध्यान दीजिएगा। आपने सवाल अगर आपके दिमाग में आया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आया तो समझ जाइए कि अभी आप फिजिक्स पढ़ने के लायक नहीं हुए। आपने 9th क्लास में ज़रूर अपथ्रस्ट के बारे में सुना होगा। जब किसी बॉडी को पार्शियली या कंप्लीटली किसी लिक्विड में डाला जाता है तो बॉडी पे लिक्विड जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ एक फोर्स अप्लाई करने लगता है जिसे हम अपथ्रस्ट कहते हैं। और आपने यहाँ पे अपथ्रस्ट कहीं लगाया ही नहीं, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। यहाँ पे हमने एक एजम्पशन किया है, रो इज इक्वल टू जीरो। रो इज इक्वल टू जीरो मतलब डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज जीरो। अगर लिक्विड की डेंसिटी जीरो हो तो इस सिचुएशन में हमेशा विस्कस फोर्स भले ही लग जाएगा लेकिन अपथ्रस्ट फोर्स नहीं आएगा। आई बात समझ में? यानी क्योंकि अगर आपने पढ़ा भी हो, अपथ्रस्ट का फॉर्मूला होता है FU बराबर VS रो L G, यानी अपथ्रस्ट डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे। तो अगर लिक्विड में ही डेंसिटी नहीं है, लिक्विड में डेंसिटी ही नहीं है, ठीक है, तो क्या अपथ्रस्ट खाक लगेगा? नहीं लगेगा। ठीक है, कहीं अतरे कोने में ये अपथ्रस्ट का फॉर्मूला लिख लीजिए। ठीक है, VS का मतलब होता है ये अपथ्रस्ट इज इक्वल टू VS मतलब वॉल्यूम ऑफ दैट पार्ट ऑफ सॉलिड विच इज इनसाइड द लिक्विड, यानी पूरा वॉल्यूम नहीं लेना है बॉडी का, जितना पार्ट बॉडी का लिक्विड के अंदर से उतना लेना। अगर पूरी बॉडी अंदर है लिक्विड के तो पूरा वॉल्यूम ले लीजिए, आधी बॉडी लिक्विड के अंदर है तो आधा वॉल्यूम लिखा जाएगा। रो एल मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड और जी तो आप बचपन से जानते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो माय डियर, अगर आपसे कोई ऐसा सवाल पूछे जिसमें सब कुछ यही हो लेकिन लिक्विड में भी डेंसिटी हो, अब आपको मैं बताया दे रहा हूँ, हम लोग साइन कन्वेंशन क्या यूज करने जा रहे हैं, सिंबल्स क्या यूज करने जा रहे हैं। रो का मतलब लिक्विड की डेंसिटी और सिग्मा मतलब बॉडी की डेंसिटी। ये जो सिग्मा लिखा है ये सिग्मा बॉडी की डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब आपको टर्मिनल वेलोसिटी समझ गए ना। अब हमें हमारा जो अगला टॉपिक है वो फॉर्मूला है टर्मिनल वेलोसिटी का अगर लिक्विड में भी डेंसिटी हो। अगला टॉपिक इफेक्टिव फोर्स आप समझ गए, स्टोक्स लॉ समझ गए, टर्मिनल वेलोसिटी समझ गए। मतलब एक ही टॉपिक के अंदर हमने एक हेडिंग के अंदर 3 टॉपिक कवर कर दिए हैं। अब हम एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, कंफ्यूज मत होइएगा, टर्मिनल वेलोसिटी अलग चीज है और क्रिटिकल वेलोसिटी अलग चीज है। एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी फॉलिंग थ्रू अ लिक्विड। ठीक, तो कंसीडर द सिचुएशन, मान लीजिए ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सप्रेशन फॉर टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ अ स्फेरिकल बॉडी फॉलिंग थ्रू अ लिक्विड। हम एक स्फेरिकल बॉडी को किसी लिक्विड के थ्रू गिराएंगे जिसकी डेंसिटी कुछ ना कुछ होगी। मान लेते हैं ये लिक्विड है जिसकी डेंसिटी रो है, ये बॉडी है स्फेरिकल बॉडी, इसकी रेडियस आर है, सिग्मा इसकी डेंसिटी हो गई है। ठीक है, इसका वेट परमानेंटली नीचे काम करेगा। विस्कस फोर्स, क्योंकि हमको टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव करना है, तो अगर टर्मिनल वेलोसिटी फॉर्मूला डिराइव करना है तो हम ये मान के चल रहे हैं कि बॉडी इस समय टर्मिनल वेलोसिटी से फॉल कर रही है। तो अगर टर्मिनल वेलोसिटी से फॉल कर रही है तो विस्कस फोर्स मतलब अल्टीमेटली बॉडी चल रही है
अगर बॉडी चल रही है तो डेफिनेटली विस्कस फोर्स ऊपर तरफ यानी मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा, क्योंकि लिक्विड में डेंसिटी है इस वजह से अपथ्रस्ट भी काम करेगा। तो ऊपर की तरफ विस्कस फोर्स और अपथ्रस्ट फोर्स हो गया और नीचे की तरफ हो गया वेट। तो मैंने आपको बताया था कि अगर बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी से चल रही हो तो ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स हमेशा बैलेंस होता है, तभी बॉडी चलती है। तो इसका मतलब ये है कि एज्यूमिंग बॉडी इज फॉलिंग विद टर्मिनल वेलोसिटी, देयरफॉर अगर बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी चल रही है देयरफॉर ऊपर का फोर्स Fv + Fu = W। विस्कस फोर्स का फॉर्मूला 6 π RVT लगेगा क्योंकि बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी चल रही है। अपथ्रस्ट का फॉर्मूला Vs ρLg होता है। Vs मतलब वॉल्यूम ऑफ दैट पार्ट ऑफ सॉलिड विच इज इनसाइड द लिक्विड। तो क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी ही लिक्विड के अंदर है तो Vs की जगह पूरा वॉल्यूम लिखा जाएगा। ρL होता है, ρL मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हमने रो मान रखा है, बाकी g है। वेट का फॉर्मूला m/g हो गया। ये चीज़ जैसी तैसी लिखी हुई है। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 4/3 πr³ हो जाएगा। मास का फॉर्मूला फिर से वही डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, लेकिन क्योंकि ये मास किसका है, सॉलिड का है, तो मास का फॉर्मूला डेंसिटी ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, डेंसिटी सिग्मा और 4/3 πr³। पूरा सॉल्व कर लिया। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला 2/9 r² सिग्मा माइनस रो इनटू g हो जाएगा। आई बात समझ में? हम लोग पढ़ना है रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो। रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो, रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो क्या होता है, मतलब कितना पानी या कितना लिक्विड किसी जगह से बह रहा है, कितना वॉल्यूम उसका फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, उसी को हम लोग कहते हैं रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो। यानी द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू flowing per unit time is called rate of fluid flow। According to definition, अगर मैं definition के हिसाब से बात करूं तो according to definition रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना पानी फ्लो कर रहा है, वॉल्यूम अपॉन कितने टाइम में फ्लो कर गया, टाइम। ठीक है, फॉर्मूला हो गया। वॉल्यूम एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, तो रेट ऑफ फ्लूइड फ्लो भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी। SI यूनिट की बात कर लें तो ये मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो ये इसका SI यूनिट होगा। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मुझे आपको बतानी है, वो ये है कि मान लीजिए किसी पाइप के थ्रू पानी बह रहा है, तो पाइप के लिए क्यू का फॉर्मूला किस तरीके का हो जाता है। तो पर्टिकुलर केस लीजिए, इफ लिक्विड फ्लोज थ्रू अ पाइप with a velocity v, with a velocity v, and area of cross section of pipe is a, then क्या हो जाएगा, Q बराबर क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन टाइम होता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ अपॉन टाइम। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम। तो L यहाँ पे क्या हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लिक्विड, और T क्या है, टाइम टेकन बाय लिक्विड। यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज स्पीड, या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। इसलिए Q का फॉर्मूला A इंटू वी भी हो जाता है। यानी अगर किसी पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और उसके थ्रू V स्पीड से पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो A इंटू वी अगर कर देंगे तो Q कैलकुलेट हो जाएगा। यानी दो फॉर्मूले हैं अपने पास, एक फॉर्मूला है Q बराबर वॉल्यूम अपॉन टाइम और एक फॉर्मूला है Q बराबर A इंटू वी।